सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपना 15 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है बेसिकली पीएलआई स्कीम से रिलेटेड है। तो पहले पीएलआई स्कीम देख लेते हैं क्या है। तो ये पीएलआई स्कीम बेसिकली प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। और इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को उनके प्रोडक्शन के बेसिस पे इंसेंटिव देती है। मतलब जितना ज़्यादा आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जो है वो करेंगे उतना ज़्यादा आपको गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा। तो अब ये काम कैसे करता है कि मान लीजिए किसी कंपनी ने 2024 में 1000 करोड़ का प्रोडक्शन किया और 2025 में यही प्रोडक्शन जो है 1200 करोड़ का किया, यानी 200 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन किया, यानी बढ़ा के प्रोडक्शन किया। तो इस 200 करोड़ पे मान लीजिए इस सेक्टर में 4% का इंसेंटिव सेट किया गया है, तो इसको 8 करोड़ रुपए गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी। तो ऐसे काम करता है। तो इसका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है कि हमारी डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट करना और जो इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना और इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन में इंटीग्रेट करना, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना और एम्प्लॉयमेंट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करना और मेक इन इंडिया वर्ल्ड के लिए बनाना, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना। तो ये सब इसके जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं। और ये किस किस सेक्टर्स में है, अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे मोबाइल फोन्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो प्रोडक्ट्स, वाइट गुड्स जैसे कि एसीज या एलईडीज हो गए, ये सारे, और टेक्सटाइल, ड्रोन, ऐसे कई सारे सेक्टर्स हैं। तो अभी न्यूज़ क्या है कि ये जो वाइट गुड्स हैं, वाइट गुड्स बेसिकली एसीज और एलईडीज का, इनमें कस्टमर्स कंपनीज ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही हैं और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो मार्केट काफ़ी ग्रो हो रहा है इस इंडस्ट्री का। तो उसीलिए जो है गवर्नमेंट ने अभी एप्लीकेशन विंडो इसके लिए दोबारा ओपन किया है। तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं इस सेक्टर में वो लगभग 10,000 करोड़ के आसपास। और इससे एसीज और एलईडी कंपोनेंट्स के की पूरी वैल्यू चेन का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में पॉसिबल हो रहा है। इवन वो कंपोनेंट जो पहले इंडिया में नहीं बनते थे। तो ये न्यूज़ है पूरी। फिर जो ये न्यूज़ है, केस पेंडेंसी कंटिन्यूज एज प्लेग, सुप्रीम कोर्ट एज बैकलॉग हिट्स ऑल टाइम हाई ऑफ 88,417। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली बोल रहे हैं कि जो है अब तक के सबसे ज़्यादा केसेस 88,000 से भी ज़्यादा केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। और जजेस जो है वो फुल स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट की फुल स्ट्रेंथ 34 जजेस हैं अभी। हॉलीडेज में भी काम किया गया, पर नए केसेस उतनी ही तेजी से आ रहे हैं जितने डिस्पोज नहीं हो पा रहे हैं। इसी वजह से बैकलॉग कम होने के बजाय और बढ़ता जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। फिर यहाँ पे डेटा देते हैं कि अगस्त में इतने केसेस इंस्टीट्यूट हुए, इतने डिस्पोज हुए, तो 80% डिस्पोजल रेट रहा। वही 2025 का एनुअल डेटा देते हैं जिसमें 88% नियरली डिस्पोजल रेट रहा। यानी कि जो है डिस्पोज कम तेजी से हो रहे हैं, बल्कि जो है नए केसेस ज़्यादा जल्दी आ रहे हैं। बैकलॉग इससे जो है कम होने के बजाय और बढ़ता जा रहा है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, नेपाल्स न्यू प्राइम मिनिस्टर प्लेज टू फॉलो जेनजीज प्रोटेस्ट डिमांड टू एंड करप्शन। तो जैसा कि पता है कि नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, बेसिकली पुराने पीएम को हटा दिया गया और ये काफ़ी वायलेंट प्रोटेस्ट था। और इन्होंने प्रोटेस्ट किस लिए किया कि पुरानी जो गवर्नमेंट के मिस गवर्नेंस, करप्शन और नेपोटिज्म के खिलाफ बेसिकली प्रोटेस्ट किया था। और अब एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस को जो है सुशीला कार्की को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। और उनका वादा है कि वहाँ का करप्शन और ख़त्म करना, गवर्नेंस को सुधारना और इकोनॉमी को फेयर बनाना। तो फिर यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर होम अमित शाह ने बेसिकली बोला है कि इंडिया की सारी लैंग्वेजेस का रेस्पेक्ट करना चाहिए हमें। और कोई कंपटीशन जो है वो नहीं है हिंदी और अदर लैंग्वेजेस के बीच में। सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और इंडियन लैंग्वेजेस को टेक्नोलॉजी, साइंस, जस्टिस, एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का जो है बेस बनाना होगा। और इंडियन लैंग्वेजेस ने जो है कल्चर, हिस्ट्री, ट्रेडिशन, नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, इन सबको जनरेशन्स तक कैरी फॉरवर्ड किया है। और फ्रीडम मूवमेंट में भी लैंग्वेजेस का बड़ा रोल था। स्लोगन्स जैसे कि वंदे मातरम और जय हिंद। यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने 2014 से हिंदी यूज़ गवर्नमेंट वर्क में, जो है गवर्नमेंट वर्क्स में हिंदी का यूज़ प्रमोट किया है। और 2024 में जो लास्ट हिंदी दिवस था उसमें भारतीय भाषा अनुभाग इस्टेब्लिश किया गया था, भारतीय भाषा अनुभाग, ताकि इंडियन लैंग्वेजेस का सीमलेस ट्रांसलेशन हो पाए। सारथी सिस्टम डेवलप हुआ था। सारथी सिस्टम क्या है कि ट्रांसलेशन करेगा जो हिंदी से जितनी भी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन लैंग्वेजेस हैं उसमें।
और इसमें सीएम्स को एनकरेज किया गया है कि अपनी नेटिव लैंग्वेजेस में लेटर भेजें, रिप्लाई उसी लैंग्वेजेस में आएंगे। और शब्द शब्द सिंधु डिक्शनरी, अब ये पहले 51,000 वर्ड्स थे, अभी लगभग 7 लाख से ज़्यादा वर्ड्स हैं। टारगेट है कि 2029 तक वर्ल्ड की लार्जेस्ट डिक्शनरी बन जाए अक्रॉस ऑल लैंग्वेजेस। फिर जो नेक्स्ट है बेसिकली यहाँ पे केरला में जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है उससे रिलेटेड है। तो केरला में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन ड्राइव लॉन्च किया है। कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन ड्राइव में है क्या कि ये 45 डेज का होगा और 3 फेजेस में जो है होगा। पहला जो होगा लोकल फेज होगा। लोकल फेज में बेसिकली हेल्प डेस्क जो है वो क्रिएट की जाएंगी, कहाँ पे फॉरेस्ट रेंज में और पंचायत ऑफिसेज में। पब्लिक्स जो है वो फाइल कर सकेंगी कंप्लेंट्स यहाँ पे अगेंस्ट जो है उनका क्रॉप लॉस जो भी हुआ है, कंपनसेशन अगर डिले मिला है और सेफ्टी थ्रेट से कोई तो उस पर, और जिसमें कि फॉरेस्ट ऑफिशियल्स लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कलेक्ट करेंगे और डॉक्यूमेंट करेंगे कंप्लेंट को। फिर उसके बाद में फेज 2 जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है कि इश्यूज सिर्फ जो है लोकली सॉल्व नहीं किए जाएंगे, उनको एस्केलेट किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज तक। और फिर थर्ड फेज जो है वो परसिस्टेंट और जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो के तक ले जाया जाएगा पॉलिसी लेवल या फिर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए। तो ये स्टेट्स जो है वो इन्फॉर्म करेंगे सेंटर को भी जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं उनको। तो ये पूरा एम है बेसिकली, ये पूरा फेजेस हैं केरला के, ताकि सिस्टमेटिकली रिड्यूस किया जा सके ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को और इंश्योर करे कि जो कंपनसेशन है प्रॉपरली मिले, सेफ और क्विक रिस्पॉन्स हो और लॉन्ग टर्म पॉलिसी चेंजेस भी किए जाएं। जो नेक्स्ट है यहाँ पे यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी, उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने क्रिटिसाइज किया इंडिया को कि जो है इंडिया में जो है 1.4 बिलियन पीपल रहते हैं, लेकिन अमेरिकन गुड्स पे जो है हाई टैरिफ लगाते हैं वो, और अमेरिकन गुड्स को ब्लॉक करते हैं हाई टैरिफ के साथ। क्रिटिसाइज किया है इंडिया को कि वो इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ यूएस का जो कॉर्न है वो नहीं खरीदते, और एक्यूज किया कि इंडिया जो है वन वे रिलेशनशिप जो है वो रखता है यूएस के साथ, और इंडिया यूएस को तो इजीली जो है सेल कर सकता है यूएस की मार्केट में, लेकिन रेस्ट्रिक्ट करता है यूएस का कोई भी सामान इंडिया में। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसी है, बोलते हैं कि फेयर और रेसिप्रोकल ट्रेड होना चाहिए। मैसेज है इंडिया को कि जो है टैरिफ जो है वो रिड्यूस करें, और यूएस ने इम्पोज किया लगभग 50% टैरिफ इंडिया पे, इंक्लूडिंग 25% इसमें एडेड है जो रशियन ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं उससे पेनल्टी लगाई है इसमें। और उन्होंने वार्निंग दी है कि एक्सेप्ट करें इस मॉडल को, अदरवाइज जो है वो वर्ल्ड का बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट यूएस को वो लूज कर देंगे, ऐसा बोलते हैं। और इंडिया का स्टैंड क्या है कि यूएस के जो टैरिफ्स हैं उनको इंडिया ने अनफेयर, अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल बोला है। और रशिया के ऑयल इंपोर्ट पर इंडिया बोलता है कि इंडिया का जो एनर्जी प्रोक्योरमेंट है, ऑयल का जो प्रोक्योरमेंट रशिया से करता है वो इंडिया की नेशनल इंटरेस्ट प्लस मार्केट डायनेमिक्स को देखते हुए करता है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है कि एक पार्लियामेंट्री पैनल वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेक न्यूज़ पे उसने क्या बोला कि गवर्नमेंट को एक्सप्लोर करना चाहिए लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स जो एआई कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए, जो एआई जनरेटेड वीडियोस और कंटेंट बनाते हैं, और उनका मैंडेटरी लेबलिंग जो है वो होना चाहिए, और जो उसका लीगल प्लस टेक्निकल मेजर्स हैं ताकि आइडेंटिफाई किए जा सके अगर कोई भी फेक न्यूज़ अगर स्प्रेड कर रहा है तो उसको लीगल और टेक्निकल मेजर्स होने चाहिए ताकि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, और इन केस अगर गलत न्यूज़ फैला रहा है तो उसको प्रोसिक्यूट किया जा सके। तो ये जो बोलते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन है, इसमें बेसिकली इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का, मीति और अदर डिपार्टमेंट्स का। तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं कि फेक स्पीच डिटेक्शन करना डीप लर्निंग के थ्रू, और सॉफ्टवेयर्स जो है वो बनाए जा रहे हैं डीप फेक वीडियोस डिटेक्ट करने के लिए, इमेज डिटेक्ट करने के लिए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी फैक्ट चेकिंग के लिए रिलायबल नहीं है, पर जो है फ्लैगिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, मतलब पहले ही वार्निंग मिल जाए। कंसर्न्स ये हैं कि बेसिकली जो है फेक न्यूज़ वो सीरियस थ्रेट है पब्लिक ऑर्डर और डेमोक्रेसी पर। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे पीएम इनॉग्रेट्स इंडियाज फर्स्ट बैम्बू बेस्ड एथेनॉल प्लांट।
तो पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया कि इंडिया का फर्स्ट जो बैम्बू बेस्ड एथेनॉल प्लांट है उसको कहाँ पे, गोलाघाट असम में, गोलाघाट असम। तो अब और बाकी इन्होंने एथेनॉल प्लांट का जो कॉस्ट है 5,000 करोड़ रुपए का है, और वर्ल्ड का फर्स्ट ज़ीरो वेस्ट फैसिलिटी है ये। और यहाँ पे जो ग्रीन बैम्बू है उससे एथेनॉल प्रोड्यूस किया जाएगा, एथेनॉल। तो इससे होगा क्या, बेसिकली जो हमारी एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंसी है और जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको बूस्ट मिलेगा, और रिड्यूस करेगा फॉसिल फ्यूल्स पे जो है डिपेंडेंस रिड्यूस करेगा, और जो इम्पोर्ट्स पे जो डिपेंडेंसी है भारत की उसको भी रिड्यूस करेगा, और बूस्ट करेगा क्लीन एनर्जी प्लस ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव्स। और एक्सपेक्टेड है इससे जो असम की इकोनॉमी है 200 करोड़ रुपए तक जो है उसको बूस्ट मिलेगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे बेसिकली फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के बारे में है, जिसका नाम है हेल्दी डाइट इन इंडिया, हेल्दी डाइट इन इंडिया। तो इसमें क्या बोला गया कि इनका कहना है कि लगभग 40.4% इंडियंस लोग, जो कि लगभग 60 करोड़ होते हैं, ये अभी भी हेल्दी मील्स को अफोर्ड नहीं कर पाते। और 2021 में ये नंबर बहुत ज़्यादा था, ये लगभग जो है 74% के आसपास था। मतलब अब सिचुएशन इम्प्रूव हुई है, लेकिन काफ़ी बड़ा चैलेंज अभी भी है। तो हेल्दी डाइट का मतलब यहाँ पे, हेल्दी डाइट का मतलब क्या बोलते हैं कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए आपकी मील्स में, यानी कि सीरियल्स हो जिसमें पल्सेस हों, फ्रूट्स हों, प्लस वेजिटेबल्स हो, प्लस प्रोटीन भी हो। और इंडिया का रोल क्रिटिकल है, क्योंकि बेसिकली ज़ीरो हंगर अचीव जो एसडीजी गोल है, एसडीजी गोल जो 2030 तक ज़ीरो हंगर को अचीव करने के लिए इंडिया का जो डाइट है वो डाइवर्सिफाई होना ज़रूरी है। और नेक्स्ट स्टेप ये है कि फूड प्रोडक्शन का डाइवर्सिफिकेशन हो, सिर्फ सीरियल्स पे फोकस ना किया जाए, बल्कि प्रोटीन रिच जो पल्सेस हैं उनको भी देखा जाए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने अपना रोल प्ले किया, अब नए लेवल पर आगे बढ़ना होगा, ऐसा बोलते हैं। फिर जो नेक्स्ट इस आर्टिकल में बोलते हैं कि एक फॉरेन अफेयर्स आर्टिकल लिखा गया, उसमें बोला गया कि इंडिया का जो ग्रेट पावर बनने का क्लेम है ये डिल्यूजनल है, यानी इंडिया का भ्रम है। तो बेसिकली इंडिया का क्या बोलना है कि इंडिया ने कभी ये क्लेम नहीं किया कि वो चाइना और जो यूएस है उसको जल्दी बीट कर देगा, सिर्फ अपनी ट्रैजेक्टरी की प्रोग्रेस दिखाई है। और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो है वो यूनिक है, जैसे कि हमारे पहले फेमाइन था, तो फेमाइन से हम फूड एक्सपोर्टर भी बने ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में। और बटर बिफोर गन्स, यानी कि पहले हमने अपनी इकोनॉमी को बिल्ड किया, फिर उसके बाद में जो है मिलिट्री बिल्ड किया। और मॉरल अथॉरिटी भी दिखाई इंडिया ने, जैसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इंडिया का इनिशिएटिव है, पीस डिप्लोमेसी भी की, जैसे कोरियन वॉर्स में मेडिएशन किया। और यूएस और वेस्ट का क्या पर्सपेक्टिव है कि 1970s में बेसिकली यूएस और चाइना काफ़ी क्लोज थे, ब्रोमांस चल रहा था इनमें। और फिर उसके बाद में इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप हुई, 1971 में दिखाई इंडिया रशिया फ्रेंडशिप। फिर पोखरान टेस्ट हुआ, न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में, जिससे फिर इंडिया और यूएस के बीच का जो डिस्ट्रस्ट है वो और भी बढ़ गया। फिर 2000 के बाद जो है यूएस के साथ थोड़े रिलेशन इम्प्रूव हुए, 2008 में सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया गया और क्वाड में पार्टिसिपेशन हुआ। लेकिन जो मेजर इरिटेंट्स इंडिया और यूएस के बीच में रहे, इंडिया जो है रशियन ऑयल और मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो खरीदता था। तो बेसिकली बोलना क्या है कि कॉन्ट्रडिक्शन मैनेज करना इंडिया की स्ट्रेंथ है। कैसे कॉन्ट्रडिक्शन मैनेज करता है, वेस्ट कंफ्यूज होता है कि चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बावजूद दोनों इंडिया और चाइना शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स में साथ कैसे हैं, और इंडिया साइमल्टेनियसली क्वाड में भी है और जिसमें यूएस भी है। तो ये बोलते हैं कि सिविलाइजेशनल कैपेसिटी है इंडिया की कि वो कॉन्ट्रडिक्शंस जो सारे कंट्रीज के बीच में हो उनको लेके बैलेंस जो है वो मेंटेन करे। तो बोलते हैं कि फ्यूचर गेम चेंजर वो टेक्नोलॉजी है, ना कि मिलिट्री। जैसे कि फ्यूचर पावर का जो ड्राइवर है वो डिजिटल सुप्रीमेसी है और डेटा है। तो इंडिया की इंट्रेंसिक कैपेसिटी है कि इस एरिया में डिजिटल सॉवरेनिटी और डेटा में यहाँ स्टेडीली ग्रो कर रहा है। जैसे सिलिकॉन वैली में इंडिया का जो है टैलेंट का एक डोमिनेंस का प्रूफ है, और वेस्ट अभी लीड कर रहा है इनमें,
बट वो टेम्परेरी है और एफेमरल है। इंडिया अपने जो टेक लीप है उस पर बेट कर रहा है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन डेटा और साइबर कैपेबिलिटीज को लेके है, ऐसा बोलना है इस पूरे आर्टिकल का। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे बेसिकली ऑनलाइन गेमिंग को लेके, जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है, उसको लेके गवर्नमेंट एक बिल लेके आई थी जिसका नाम था प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। और इस बिल को गवर्नमेंट ने बिना डिबेट के पास कर दिया। और बिल ने ऑनलाइन जो रियल मनी गेमिंग एप्स थे जैसे पोकर, रमी, ये सब, और जिसमें पैसा लगता है, उनको बैन कर दिया। और ई स्पोर्ट जो है, ई स्पोर्ट और कैजुअल गेम्स को प्रमोट करने की बात की गई है। प्रॉब्लम ये है कि ये सेक्टर जो है इंडिया का सनराइज इंडस्ट्री था, ऐसा बोलते हैं, और इस जिसमें कि 1.5 लाख जॉब्स क्रिएट होने वाली थी 2025 तक, और 17,000 करोड़ का जीएसटी रेवेन्यू आ सकता था। अब बैन से बेसिकली जॉब्स, इनोवेशन और रेवेन्यू, इन सबको बड़ा नुकसान हुआ है। गवर्नमेंट का कहना है कि रियल मनी गेम्स लोगों में जो है बेसिकली एडिक्शन और फाइनेंशियल जो है लॉस का कारण बन रहा था। और लेकिन एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि जो रेगुलेशंस, इस इंडस्ट्री में रेगुलेशन बेटर था, रेगुलेशन होना चाहिए था, और बैन करना कम्प्लीटली, उससे ज़्यादा फायदा रेगुलेशन में मिलता। तो बैन के बाद प्लेयर्स जो है बेसिकली, बैन होने के बाद इलीगल और जो ऑफ शोर एप्स हैं उनकी तरफ जा सकते हैं, जो टैक्स भी नहीं देंगे, और फ्रॉड का रिस्क भी बढ़ेगा, जिनसे मतलब अकाउंटेबिलिटी खत्म, और ब्लैक मार्क अकाउंटेबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, और जो ब्लैक मार्केट है वो बढ़ेगा। तो अब बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आर्टिकल 19(1)(g के हिसाब से लोगों को बिजनेस का राइट है, राइट टू ट्रेड। और गैम्बलिंग जो है स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए यूनियन गवर्नमेंट बिना कंसल्टेशन के बैन लगा दिया है। और इससे फेडरलिज्म पर भी जो है वो सवाल खड़ा हो रहा है। तो कोर्ट्स पहले से बोल चुके हैं कि गेम ऑफ स्किल्स लीगल होते हैं, लेकिन उन्हें बैन नहीं किया जा सकता। मिडिल ग्राउंड हो सकता था, जैसे कि लाइसेंसिंग सिस्टम बनाना, स्ट्रिक्ट रूल्स बनाना, और फेयर टैक्स जो रजीम लाना, जिससे प्लेयर जो है सेफ रहते और एडिक्शन कंट्रोल होता और रेवेन्यू भी बढ़ता, ऐसा इस पूरे आर्टिकल में बोला गया है। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे सिल्वर ऑफ होप। तो यहाँ पे बताया गया है कि पहले बेसिकली रिसेंट सर्वे में पता चला है कि सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में जो क्रोकोडाइल पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, और उनकी एज डाइवर्सिटी जो है वो भी इम्प्रूव हो रही है, एज डाइवर्सिटी वो भी इम्प्रूव हो रही है। तो पहले बोलते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972, इसका ज़्यादा फोकस था बेसिकली टाइगर्स पर, एलिफेंट्स जैसे पॉपुलर जो स्पीशीज पर था। लेकिन क्रोकोडाइल्स का रिकवरी दिखाता है कि अगर लॉ प्लस जो है टारगेटेड पॉलिसीज प्रोजेक्ट्स, जैसे कि भगतपुर क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट, ये मिलकर काम करें तो नेग्लेक्टेड स्पीशीज जो है जैसे कि क्रोकोडाइल, ये भी बच सकती हैं। और क्रोकोडाइल का इकोलॉजिकल फायदा क्या होता है कि ये एपेक्स प्रेडेटर्स होते हैं। एपेक्स प्रेडेटर्स प्रे पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल करते हैं, डेड एनिमल्स हटा देते हैं, रिवर्स और मैनग्रोव्स हेल्दी रहते हैं, और इनका सर्वाइवल प्रूफ है कि मैनग्रोव इकोसिस्टम जो है वो अभी भी फंक्शनल है। मैनग्रोव इकोसिस्टम डिस्पाइट इतना ह्यूमन प्रेशर होने के बाद, साइक्लोन्स आने के बाद, सी लेवल राइज होने के बाद। लेकिन चैलेंजेस हैं कि क्या चैलेंजेस हैं कि क्लाइमेट चेंज, जो सैलिनिटी जो है वो राइज हो रही है, और हैबिटेट लॉस हो रहा है, जो ये सारे चैलेंजेस हैं। एक्ट में अभी तक क्लाइमेट लिंक जो थ्रेट्स हैं उनका फोरसाइट नहीं है। लेसन ये है कि क्रोकोडाइल्स रिकवर हुए हैं बिकॉज वो उनको फोकस प्रोटेक्शन मिला प्रोजेक्ट्स के थ्रू, कैप्टिव ब्रीडिंग की गई। और जो है फ्यूचर में बोलते हैं कि इंडिया को चाहिए कि रिकवरी प्लान्स जो है वो बनाए हर स्पीशीज़ के लिए, जैसे कि सिर्फ टाइगर्स और एलिफेंट्स के लिए ना बनाए, और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स जो है वो करे नेग्लेक्टेड जो स्पीशीज़ हैं उनके लिए, और क्लाइमेट अडेप्शन को जो है इंटीग्रेट किया जाए, जैसे क्लाइमेट रिफ्यूजी आइडेंटिफाई करना, असिस्टेड ब्रीडिंग कराना, ये सारी चीज़ें। तो ये इस पूरे आर्टिकल में बोलते हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, हाउ सीरियस इज द ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन क्राइसिस।
तो बोलते हैं कि प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है बेसिकली एक सीरियस ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, जो इकोसिस्टम्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सोशियो इकोनॉमिक हेल्थ डायमेंशंस पर इम्पैक्ट करता है। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024 का थीम था एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। और स्केल प्रॉब्लम के स्केल की बात करते हैं कि 2000 से 2019 तक प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है प्रोडक्शन वो डबल हो गया है, और सिर्फ जो है 9% वो रिसाइकल होता है। और 2060 तक जो है वेस्ट 1.2 बिलियन टन्स तक जो है चला जाएगा। और हर साल जो है 11 मिलियन टन प्लास्टिक पॉल्यूशन ये ओशियंस में जाता है। और इतना प्रॉब्लम इतना ग्रेव क्यों है? क्योंकि प्लास्टिक्स जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, माइक्रो और नैनो प्लास्टिक्स बन जाते हैं जो हर जगह कंटेमिनेट होते हैं। और प्लास्टिक पॉल्यूशन सेक्टर की बात करें तो जो है जो ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशंस होता है उसका प्लास्टिक का कंट्रीब्यूशन लगभग 3.4% रहता है, जो टोटल ग्रीन हाउस एमिशंस रहता है उसका। और तो जो सॉल्यूशंस इसमें सजेस्ट करते हैं वो क्या क्या सॉल्यूशंस है कि बेसिकली इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जैसे कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली 2022 में 193 कंट्रीज ने लीगली बाइंडिंग ट्रीटी बनाने का डिसीजन लिया। और एक सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसको एंड करना या बैन करना। और अभी सेकेंडरी प्लास्टिक प्रोडक्शन जो है वो सेकेंडरी प्लास्टिक प्रोडक्शन वो सिर्फ 6% है। और रिसाइकलिंग जो टेक्नोलॉजी है और प्रॉफिटेबल मार्केट्स का बनाना इसके लिए ज़रूरी है, रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करना। और जो इकोनॉमिक इंसेंटिव्स जैसे कि लैंडफिल्स में अगर कोई जो है थ्रो करता है तो उस पर टैक्स लगाना, या फिर कोई कूड़ा जलाता है इंसिनरेशन जो कंपनीज करती हैं उन पर टैक्स लगाना, पे एज यू थ्रो सिस्टम और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए इम्प्लीमेंट। कंपनीज को अपना प्लास्टिक वेस्ट मैनेज करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और पब्लिक के रोल की बात करते हैं कि गवर्नमेंट ग्रीन ऑल्टरनेटिव्स को अडॉप्ट किया जाना चाहिए और मीडिया अवेयरनेस भी इसके लिए बढ़ानी चाहिए। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली यूक्रेन ने ओवरनाइट रशिया पे की जो किरिशी ऑयल रिफाइनरी है जो रशिया के नॉर्थ वेस्ट में है और रशिया की सेकेंड लार्जेस्ट बिगेस्ट रिफाइनरी है, उस पर 361 से ज़्यादा ड्रोन से जो है वो अटैक किया है। और जिसमें छोटी सी आग लगी उसमें, लेकिन कोई इंजरी नहीं हुई है। यूक्रेन ने इसे सक्सेसफुल स्ट्राइक बताया है और ड्रोन वॉर्स एस्केलेट हो रहा है फिर यहाँ पे इसको देख के लगता है, जिसमें जो नेटो कंट्रीज हैं पोलैंड में भी रशियन ड्रोन्स जो है कुछ उनको गिराया गया। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे ज़पैड जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसको लेके है, ज़पैड मिलिट्री एक्सरसाइज। और ये किसके किसके बीच में हो रही है? बेसिकली रशिया और बेलारूस के बीच में, रशिया एंड बेलारूस। तो ये कहाँ पे किया गया? बेरेंट्स सी में किया गया। ये बेरेंट्स सी में हाइपरसोनिक फायर मिसाइल जो है वो फायर किया गया। और ये बेसिकली इस मिसाइल मिलिट्री एक्सरसाइज का हिस्सा है। एक्सरसाइज का मकसद है जो मिलिट्री कोऑर्डिनेशन है उसको बढ़ाना और डिफेंस रेडीनेस को इम्प्रूव करना। और ये जो इसमें जो जिरकॉन मिसाइल जो यूज़ हुई है, जिरकॉन मिसाइल, वो जो है स्पीड की साउंड के 9 गुना ज़्यादा तेज जो है फ्लाई कर सकता है और 1000 से ज़्यादा किलोमीटर तक का टारगेट जो है वो टारगेट कर सकता है। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन, जिसमें हमने सारी न्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, कोई सजेशन है तो, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।